देखो, आज अपने प्रश्नावली 5.1 प्रश्नावली का नाम है अपने यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। ठीक है, यूक्लिड ज्यामिति का परिचय प्रश्नावली 5.1 करने से पहले हमने यूक्लिड मुद्दे द्वारा दी गई परिभाषाएं, अभिकृत और अभिधारणा इनके बारे में अध्ययन किया था। परिभाषाएं, कुल परिभाषाएं कितनी थी? 23 थी। और अपनी एनसीईआरटी क्लास 9 की बुक में कितनी परिभाषा है? 7 सम्मिलित की गई है। और अभिकृत कितने थे? 7। अभिधारणाएं तो कितनी थी? अभिकृत थे अपने 7 और अभिधारणाएं थी अपने 5। ठीक है, जिसे परिभाषाएं भी अपने 7 थी, अभिकृत थे अपने 7 थे और अभिधारणाएं कितनी थी? 5 थी। उनका अध्ययन अपनी पिछली क्लास के अंदर, पिछली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। आप अगर ये प्रश्नावली पढ़ रहे हो 5.1, तो 5.1 पढ़ने से पहले जो मैंने सामान्य परिचय पढ़ाया था वो पहले वो वाला वीडियो देख लेवे, ताकि वो वीडियो देखने से क्या हो जाएगा कि ये प्रश्नावली 5.1 है जो ऑटोमेटिक अपने सोल्व हो जाएगी और अपने लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, तो देखो आज अपनी प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 1। देखो प्रश्न ये क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है? नीचे कथन लिखे हुए ये कथन, इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है वो अपन को क्या करना है? बताना है। अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। ठीक है, अपना उत्तर अपन देंगे या तो क्या देंगे? सत्य देंगे या फिर क्या देंगे? असत्य। अगर सत्य है तो भी क्यों है और असत्य है तो भी क्यों है, तो अपन को क्या करना है? कारण भी बताना है। तो देखो प्रश्न नंबर 1 का पहला क्या कह रहा है बिंदु अपन को? एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। कह रहा है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। मान लो कि अब इस जो ये प्रश्न उतार लो, या आप इसके नीचे जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो आपको जरूर उतारना है। ठीक है, मैं रफली बता रहा हूँ लेकिन आपको फेयर में उतारना है उसको। ठीक है, अब कह रहा है एक बिंदु, ये हो गया एक बिंदु। ठीक है, से होकर केवल एक ही रेखा खींच जा सकती है। क्या ये जो बिंदु है, इस बिंदु से होकर मैंने ये रेखा खींच दी। बताओ ये रेखा इस बिंदु से होकर जा रही है कि नहीं जा रही है? जा रही है। तो केवल एक रेखा ही खींच सकते हैं क्या? देखो ये भी तो खींच सकता हूँ मैं, ये भी तो रेखा हो गई, ये भी तो खींच सकता हूँ, ये भी खींच सकते हैं, ये भी खींच सकते हैं और ये भी खींच सकते हैं। मतलब ये जो एक बिंदु से होकर अनेक सारी, बहुत सारी रेखाएं जा सकती है। ठीक है, तो कथन कौन सा हो जाएगा अपने? असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों हो गया? क्योंकि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा नहीं, बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है। तो कथन कौन क्या हो जाएगा अपने? असत्य। कारण क्या दे देंगे अपन कि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, न कि केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, तो कारण ये हो जाएगा। अब देखो दूसरा, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। ठीक है, दो भिन्न बिंदु से, दो भिन्न बिंदु, भिन्न एक बिंदु ये ले लिया, एक बिंदु ये ले लिया, ये एक बिंदु हो गया और एक बिंदु ये हो गया। दो भिन्न बिंदुओं से, ये दो भिन्न बिंदु हो गए, होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। देखो इन दोनों बिंदु से मैंने मान लो कि ये रेखा खींची। ठीक है, ये रेखा किस बिंदु से होकर जा रही है? इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु दोनों से होकर जा रही है। क्या कोई और रेखा आ सकती है जो दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती है? नहीं आ सकती। ऐसी कोई भी रेखा नहीं आ सकती है जो इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती है। केवल और केवल एक रेखा ऐसी हो सकती है जो दोनों भिन्न बिंदुओं से होकर गुजर सकती है। ठीक है, तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य, असंख्य मतलब बहुत सारी नहीं होती है, केवल केवल क्या होती है? एक होती है। ये कथन भी क्या हो जाएगा अपने? असत्य। भाई ये गलत कह रहा है, असंख्य रेखाएं नहीं खींच सकते अपन, तो केवल केवल और एक रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो कारण क्या हो गया इसके अंदर? दो भिन्न बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। ठीक है, कारण अपन कह देंगे कि दो भिन्न बिंदुओं से केवल और केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है। ठीक है, अब देखो अपने प्रश्न नंबर 3, पहले का तीसरा, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, एक शांत रेखा, देखो शांत रेखा का नाम आते ही अपन ने किसी न किसी परिभाषा या अभिकृत या अभिधारणा के अंदर इसको पढ़ चुके हैं। अपने थी अभिधारणा नंबर 2। अभिधारणा कौन सी थी? 2।
यूक्लिड द्वारा दी गई अभिधारणा नंबर 2 के अंदर ये था कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। मतलब ये जो पूरी लाइन है ये अपने अभिधारणा नंबर 2 के अंदर थी। ठीक है, अब सुनो इसका मतलब, एक शांत रेखा, मान लो कि ये रेखा है, ये क्या है, शांत रेखा है। ठीक है, अब दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। इधर बढ़ा दो इसको, मैंने इधर बढ़ाया इसको, ठीक है, और एक इधर बढ़ाया। ठीक है, देखो इधर भी बढ़ा दिया मैंने और इसको इधर भी बढ़ा दिया। तो एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। कथन कौन सा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा कि हाँ बढ़ाई जा सकती है। सत्य क्यों होगा, यूक्लिड की अभिधारणा 2 से, ठीक है, यूक्लिड की अभिधारणा नंबर 2 से, ठीक है। यूक्लिड की अभिधारणा नंबर 2 क्या थी कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, जो हम पिछले सामान्य परिचय के अंदर पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर देखो चौथा, यदि 2 वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती है। यदि 2 वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, यदि 2 वृत्त, मान लो कि ये 2 वृत्त है, दोनों वृत्त क्या है, सेम। ठीक है, इस वृत्त को उठा के इसके ऊपर रखूंगा। मान लो कि हमारे पास कितने का है, 1 का सिक्का मान लो, ठीक है, 1 रुपये का सिक्का है। ठीक है, आप 2 सिक्के लोगे, दोनों सिक्के की साइज तो एक ही होती है 1 रुपये के सिक्के की। इस 1 रुपये के सिक्के के ऊपर एक और सिक्का रखोगे तो वो क्या करेगा, पीछे वाले सिक्के को क्या करेगा, ढक देगा। ठीक है, तो जो चीज ढकती है एक दूसरे को वो क्या होती है, समपाती होती है। क्या होती है, समपाती। आपको बताया था मैंने पहले भी। तो यदि 2 वृत्त बराबर है दोनों वृत्त, ये बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, इनकी त्रिज्या बराबर होती है। अगर इसको उठा के इसके ऊपर रख दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये पीछे वाला क्या हो जाएगा, इससे ढक जाएगा। मतलब कि दोनों वृत्त किस कैसे है, बराबर है। तो इसकी जो एक त्रिज्या केंद्र से लेके परितक, केंद्र से लेके परितक, केंद्र से लेके परितक, दोनों की आकृतियां तो सेम ही है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या भी क्या होगी, बराबर ही होगी। ठीक है, तो कथन कौन सा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ये हो जाएगा, कथन कौन सा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और ये भी हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर पढ़े थे, बताओ मैं एक मिनट। ये पढ़े थे हमने यूक्लिड की अभिकृत के अंदर थे अपने, चौथा अभिकृत था, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है एक दूसरे के बराबर होती है। अभिकृत था अपने चौथा। ठीक है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है एक दूसरे के बराबर होती है। काम देंगे अपन अभिकृत 4 से। अभिकृत 4 से क्या स्पष्ट होता है कि वो चीजें, वो वस्तुएं जो परस्पर संपाती है, ये वृत्त और ये वृत्त दोनों क्या है, संपाती है। इस वृत्त के ऊपर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो ये क्या करेगा, पीछे वाले को ढक देगा। तो एक दूसरे के इसके दोनों से क्या हो गए, संपाती हो गए। अगर संपाती है तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो उनकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो अपने 5वां आकृति 5.9, ये आकृति कौन सी है अपने पास, 5.9। ठीक है, ये वाली आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू, ये ए बी है, किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, और पी क्यू बराबर एक्स वाई, ये पी क्यू जो है किसके बराबर है, एक्स वाई के है, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। ठीक है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर है, इस वाली रेखा के बराबर है, और ये रेखा इस रेखा के क्या है, बराबर है। तो प्रश्न कह रहा है कि ये जो ए बी है इस एक्स वाई के बराबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, अभिकृत पढ़े थे, अभिकृत नंबर 1, उसके अंदर क्या था, अभिकृत 1 से। ठीक है, उसके अंदर क्या था, यदि 2 वस्तुएं एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, और वो वस्तु किसी और वस्तु के बराबर है, तो ये वाली वस्तु और ये वाली वस्तु दोनों भी क्या होगी, बराबर होगी। हमें दे रखा है ए बी बराबर पी क्यू, ए बराबर पी क्यू दे रखा, और दे रखा है पी क्यू बराबर एक्स वाई।
ए बी बराबर क्या है, पी क्यू, पी क्यू बराबर क्या दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है। तो ए बी बराबर क्या होगा, इस ए बी के बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई बी होगा। प्रथम क्या हो जाएगा, सत्य होगा। कारण क्या देंगे, अभिकृत एक से। ठीक है, तो अब आता है अपने प्रश्न नंबर 2, 5.1 का प्रश्न नंबर 2। देखो प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। नीचे पद दे रखे हैं, नीचे करने अपन को परिभाषा देनी है। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं, मतलब इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। ठीक है, ये पद तो अपन को दे रखे हैं, इनके अंदर कोई पद आवे, उनको परिभाषित करने की जरूरत हो तो परिभाषित करना है। वे क्या है, अगर है तो वे कौन से है, और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। अगर वो है तो उनको आप कैसे परिभाषित करोगे, वो अपन को क्या करना है, बताना है। ठीक है, देखो प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 का पहला आ रहा है अपने समांतर रेखा है। समांतर रेखा की क्या करनी, अपन को परिभाषा देनी है। अब समांतर रेखाएं किससे कहते हैं वो समझो आप। अब देखो समांतर रेखा किसे कहते हैं, परिभाषा दे रहा हूं मैं इसकी। ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कभी भी परस्पर प्रतिच्छेद या काटती नहीं है। समांतर रेखा किसे कहेंगे, ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कभी भी परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है या फिर काटती नहीं है। उदाहरण के लिए देख लो इधर, मान ले कि ये रेखा है एल और रेखा है एम। अब ये एल रेखा और ये एम रेखा है, इन दोनों रेखाओं को कितना भी इधर बढ़ो, ठीक है, कभी भी आपस में क्या करेगी, काटेगी नहीं या फिर मिलेगी नहीं। इधर दोनों किधर कितना भी बढ़ो, ये आपस में कभी मिलेगी नहीं या कटेगी नहीं। साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी दो रेखाएं जो कभी आपस में मिलती नहीं है वो क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। अब इन दोनों रेखाओं को आप कहीं भी ले जाके चलो, ठीक है, कहीं पे लेके जाएंगे, सीधी लेके जाएंगे तो कहीं दोनों आपस में कभी भी मिलेगी नहीं, दोनों एक दूसरे से ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी ये चलती रहेगी, कभी भी आपस में मिलेगी नहीं। ऐसी रेखा क्या कहलाती है, अपने समांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, तो इसके नीचे ये उदाहरण डाल लेना आप। इसकी इस परिभाषा के नीचे डाल लेना है ना, ये एल ये एम। ठीक है, और हाँ समांतर, अब समांतर का एक चिन्ह होता है, जैसे एल और एम दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, तो उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे, एल समांतर। ये चिन्ह किसका आएगा, अपने समांतर का आएगा। एल समांतर क्या आ गया, एम आ गया। ठीक है, फिर देखो, फिर दूसरा नंबर आ रहा है अपने पास लंब रेखा है। क्या आ रही है, लंब रेखा है। ठीक है, अब लंब रेखाएं किससे कहते हैं वो देखो। लंब रेखाओं का मतलब क्या होता है कि ऐसी रेखाएं जो आपस में मिलती हो और क्या करती हो, 90 डिग्री के कोण मतलब समकोण का निर्माण करती हो, वो क्या कहलाती है, अपने लंब रेखाएं कहलाती है। ठीक है, इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे अपन, इसकी परिभाषा लिखेंगे जो रेखाएं आपस में मिलकर समकोण का निर्माण करती है, लंब रेखा या लंब रेखाएं कहलाती है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझो, जैसे कि ये रेखा हो गई, ठीक है, और एक ये रेखा हो गई। ठीक है, दोनों आपस में मिलकर क्या कर रही है, 90 डिग्री के कोण का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। ये रेखाएं कैसे भी हो सकती है, ठीक है, ये भी सीधी है ये भी सीधी है, दोनों आपस में मिलकर क्या कर रही है, 90 डिग्री की समकोण का निर्माण कर रही है। तो ये रेखाएं क्या हो जाएगी, लंब रेखाएं हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो, अब अपने तीसरा नंबर आ रहा है रेखाखंड। क्या आ रहा है, रेखाखंड। अब रेखाखंड किसे कहते हैं वो चीज समझेंगे अपन।
देखो परिभाषा ऐसी रेखा का खंड, ऐसी रेखा का खंड जिसको आगे बढ़ाया नहीं जा सकता हो रेखाखंड कहलाता है। अब देखो ऐसी रेखा का खंड, ऐसी रेखा का खंड जिसको आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है, मतलब वो निश्चित होता है, उसको न तो कम कर सकते हैं नहीं ज़्यादा कर सकते, क्या कहलाता है? रेखाखंड कहलाता है। जैसे कि ये मान लो कोई रेखा है, मैंने मान ली कि ये क्या है? रेखा है। यहाँ बिंदु दे दिया ए, यहाँ बिंदु दे दिया बी, ये पूरी क्या थी? रेखा थी। अब जो ए बी बिंदु आ गए तो यह ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक क्या बन गया? इस रेखा का एक टुकड़ा, एक खंड बन गया। ठीक है, इस रेखा का क्या बन गया? एक टुकड़ा बन गया, एक खंड बन गया। जैसे पूरा घर होता है, पूरे घर के अंदर एक कमरा अलग होता है, तो पूरे घर का क्या हो जाता है? कमरा क्या हो गया? खंड हो गया उसका। ठीक है, मतलब टुकड़ा हो गया। इस प्रकार ये रेखा थी, इस रेखा में हमने इस ए बी को क्या मान लिया? एक टुकड़ा मान लिया, एक खंड मान लिया, तो ए बी क्या हो गया अपने पास? इस रेखा का खंड हो गया। तो इस ए बी का नाम क्या हो जाएगा? ए बी रेखा खंड। नाम क्या हो जाएगा इसका? ए बी रेखा खंड। आया समझ में? ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक नाम आया अपने पास, रेखा का नाम आया। क्या नाम आया? रेखा। रेखा किसे कहते हैं? किसी लड़की का नाम नहीं रेखा। रेखा किसे कहते हैं वो समझो। अब रेखा का मतलब क्या हो जाएगा? रेखा की परिभाषा हमने पहले परिभाषा के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, परिभाषा क्या थी रेखा के अंदर अपने? कि रेखा चौड़ाई रहित होती है। क्या होती है? चौड़ाई रहित होती है। यूक्लिड की परिभाषा पढ़ी थी, उस परिभाषा के अंदर क्या था अपने? रेखा एक चौड़ाई रहित लंबाई होती है। देखो नाम आया ना इसके अंदर, इसने क्या बोला? क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? तो रेखाखंड के अंदर क्या आ गया? केवल क्या आ गया? रेखा आ गया। इस रेखा को अलग से परिभाषित करेंगे। रेखाखंड की परिभाषा मैंने दे दी, अब क्या किसकी परिभाषा देंगे अपन? रेखा। रेखा वह जो चौड़ाई रहित लंबाई होती है। ठीक है, इस रेखा की लंबाई है लेकिन इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, तो रेखा की लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। तो रेखा नया शब्द आया इसके अंदर, तो हमने इसको क्या कर दिया? इसको परिभाषित कर दिया। वे क्या है? हमारे पास रेखा था, क्या आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो इस प्रकार हमने क्या कर दिया? इसको परिभाषित कर दिया। इसमें ये भी लिख सकते हैं कि यूक्लिड की परिभाषा नंबर, शायद दूसरे नंबर की क्लिप में यूक्लिड महोदय की परिभाषा थी, ये दूसरी वाली थी। ठीक है, अब आता है वृत्त की त्रिज्या। क्या आता है? वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? देखो ये वृत्त है, केंद्र से लेके परिधि तक, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। ये किधर भी हो सकती है, ये इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी, ये सभी क्या है? त्रिज्या है। केंद्र से लेके परिधि तक, केंद्र से लेके परिधि तक, केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि, केंद्र से परिधि तक, केंद्र से परिधि तक, केंद्र से परिधि तक, ये सभी क्या होगी? इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो हमें तो यहाँ पे ये लिखना है केवल, परिभाषा क्या होगी? वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा क्या होगी? परिभाषा केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। अब देखो इसके अंदर कोई नया नाम तो नहीं है, नया नाम आया अपने पास परिधि। परिधि क्या चीज होती है? देखो केंद्र से वृत्त की त्रिज्या की परिभाषा मैंने दे दी कि त्रिज्या किसे कहते हैं। अब नया नाम आया अपने पास परिधि। और परिधि का मतलब क्या होता है समझो, ये जो यहाँ से चालू कर रहा हूँ
ये पूरा घूम के वापस यहीं पे आके रुक रही है। ये पूरी जो लाइन है, ये पूरी जो लाइन है, पूरी जो ये आई रेखा अपने, ये क्या होती है अपने पास? परिधि होती है। क्या होती है? परिधि होती है। तो क्या लिखेंगे अपन? वृत्त, वृत्त की लंबाई, ये क्या बोलेंगे इसको? परिमाप। ठीक है, वृत्त की लंबाई या परिमाप को परिधि कहते हैं। ठीक है, आपने परिधि नाम पिछली क्लासों के अंदर, 8वीं के अंदर, 7वीं के अंदर भी नाम सुन रखा है कि परिधि किसे कहते हैं। तो परिधि क्या होती है? ये वृत्त की पूरी जो लाइन है, ये क्या कहलाएगी अपने पास? परिधि कहलाती है। ठीक है, 5वां नंबर आता है अपने वर्ग कि वर्ग किसे कहते हैं। अब वर्ग की परिभाषा तो आप सब जानते हो क्या होती है? ऐसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। क्या लिखेंगे? ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब क्या हो गया? जिसमें 4 भुजाएं होती है। ऐसे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है तथा सभी कोण समकोण होते हैं। ये देखो, ये आकृति हो गई अपने वर्ग की आकृति। इसकी ये वाली भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों भुजाएं क्या होगी? एक दूसरे के बराबर बराबर होगी। तो जो चारों कोण होते हैं वो क्या होते हैं? समकोण, 90 डिग्री के कोण होते हैं। ये चारों कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री के कोण होते हैं। ठीक है, अब देखो भुजाएं किसे कहते हैं? जानते हैं। नाम किसका आया? कोण का। इसका नाम आया कोण का। अब कोण किसे कहते हैं? इसने बोला था ना प्रश्न ने कि भी निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। प्रत्येक परिभाषा इस वर्ग की परिभाषा हो गई। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? हाँ, कोण आया, नया नाम क्या आया? कोण आया। वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित करेंगे? तो ये कोण आया, इस कोण को कैसे परिभाषित करेंगे अपन? देखो, कोण किसे कहते हैं? दो रेखाएं एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब क्या हो गया? कॉमन, उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलने से कोण का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो कोण का निर्माण, कोण का मतलब क्या हो गया? जैसे ये बिंदु है, एक रेखा ये है और एक रेखा ये मान लो। तो इस उभयनिष्ठ बिंदु, कौन से? इस बिंदु पर दोनों रेखाएं मिल रही है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। तो क्या किसका निर्माण हो रहा है? कोण का निर्माण होता है। ठीक है, चित्र आप थोड़ा बड़ा बनाना, मेरी जगह नहीं थी इसको मैंने छोटा छोटा सा बनाया, तो ये क्या बन गया? यहाँ पे कोण बन गया। ठीक है, इस प्रकार हमने समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड और वृत्त की त्रिज्या और वृत्त, इनकी सबकी परिभाषा पढ़ी और इनके अंदर कुछ ऐसे नाम आए जो हमारे लिए थोड़े से अनजान थे, उनके बारे में हमने क्या करी? जानकारी प्राप्त करी। ठीक है, इसको उतार लो, फिर आगे करते हैं अपन। अब देखो अपने 5.1 का प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 ध्यान से पढ़ना है अपन को और ध्यान से इसको सरल करना है, हल करना है। देखो प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? नीचे दी हुई 2 अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। अभिधारणाएं दे रखी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों पर विचार करना है। ठीक है, विचार करते देखिए। 2 भिन्न बिंदु ए और बी से दिए रहने पर, 2 भिन्न बिंदु है, एक बिंदु एक बिंदु हो गया ए, एक बिंदु हो गया बी। 2 भिन्न बिंदु, ये भिन्न हो गए, ये भी अलग अलग अलग, भिन्न का मतलब अलग, ए हो गया बी हो गया। ए बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु एस सी, एक तीसरा बिंदु सी, ये सी लिखा हुआ है, ठीक है ना? सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। ठीक है, कोई बिंदु है जो कहाँ आ रहा है? ए और बी के मध्य, ठीक मध्य में आ रहा है, ये क्या आ रहा है? सी बिंदु आ रहा है। ठीक है, तो इस रेखा को अपन मिला, इन तीनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो एक रेखा बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो ए बी रेखा बनी, ये जो सी बिंदु है कहाँ पे आ रहा है? ए बी रेखा के मध्य के अंदर आ रहा है।
ठीक है, तो ये अभिधारणा थी, इसको हमने क्या कर दिया, अभ्यसित कर दिया, अभिधारणा पर क्या कर दिया, विचार अपना प्रकट कर दिया। ठीक है, इसने थियोरिकल बता रखा था, हमने प्रैक्टिकल बता दिया। ठीक है, फिर देखो दूसरा, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। 3 बिंदु मान लो, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, नीचे ऊपर भी मान सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं अपन, ऐसे। ठीक है, मैंने इसे माना कि यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। देखो ये दोनों बिंदु, तीनों, इसने बोला कि तीनों बिंदु एक रेखा पर नहीं है। देखो ये बिंदु इस रेखा के ऊपर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तो ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको क्या मान लो, सी बिंदु मान लो। ये बिंदु क्या हो गया, अलग हो गया, ये दोनों बिंदु मिल गए और ये नहीं मिला, मतलब 3 ही बिंदु एक रेखा पर नहीं आने चाहिए कुल मिला के। ठीक है, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, अभिधारणा पर विचार कर दिया, विचार थ्योरिकल बोल रहा था, हमने प्रैक्टिकल बता दिया। ठीक है, अब प्रश्न पढ़ो नीचे, क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, कोई अपरिभाषित शब्द है। अपरिभाषित शब्द देखो, एक तो आए अपने पास बिंदु आए और बिंदुओं से क्या बनी, रेखाएं बन रही हैं। तो अपरिभाषित शब्द कौन कौन से हैं, बिंदु और रेखा। ठीक है, यहां तक हो गया सब। क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है, क्या ये अभिधारणाएं है जो है अविरोधी, मतलब विरोध प्रकट करती है। देखो इसने बोला था कि ए बी सी, ए बी के मध्य में सी बिंदु है, तो हमने उसको प्रदर्शित कर दिया इसको। अब इसमें क्या बोला था कि तीनों बिंदु अलग अलग हैं, तो हमने अलग अलग कर दिए, तो ये ए बी और ए सी हो गया। क्या ये अंतर्विरोध, मतलब विरोध कर रही है क्या एक दूसरे का, नहीं कर रही है, कोई विरोध नहीं कर रही है। तो क्या लिखेंगे अपन, अविरोधी परिभाषा, अभिधारणाएं अविरोधी नहीं है। अभिधारणाएं अविरोधी अविरोधी नहीं है। ठीक है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, क्या ये यूक्लिड की परिभाषाओं से, अभिधारणाओं से ये प्राप्त होती है। तो यूक्लिड की अभिधारणाओं से तो यही प्राप्त हुआ था अपने, अभिधारणा नंबर पहला, उसमें क्या था कि 2 भिन्न बिंदुओं से रेखा का निर्माण होता है या रेखा बनती है, या 2 भिन्न बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनती है, रेखा बनती है। तो यूक्लिड की अभिधारणा एक से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक रेखा खींची जा सकती है, तो अभिधारणाओं से प्राप्त होती है। क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, नहीं। देखो अभी तक तो हमने इसका सॉल्यूशन दिया था, अब इसका, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, नहीं, क्योंकि यूक्लिड की परिभाषा में ये नहीं थे ए बी सी, 3 बिंदु का जिक्र नहीं आया था, 2 बिंदुओं का जिक्र ही आया था। नहीं, ये अभिधारणाएं यूक्लिड की अभिधारणा, यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं है, नहीं, ये भी अभिधारणाएं यूक्लिड की अभिधारणाएं नहीं है। ठीक है, नहीं है तो क्या कह रहा है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नहीं है तो क्या करना, अपन को स्पष्ट करना है। स्पष्ट करना है कि यूक्लिड की अभिधारणा नंबर अपने 1 थी, क्या लिखेंगे अपन, यूक्लिड की अभिधारणा 1 से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक रेखा खींची जा सकती है। अभिधारणा 1 से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, इस प्रकार हमने प्रश्न का
सोल्यूशन कर दिया। इस प्रश्न का ये हो गया, इस प्रश्न का ये हो गया, यहाँ पर जो थी 1 2 3 और ये 4 उत्तर। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ध्यान से पढ़ना, सब समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई हार्ड है नहीं तो समझ में नहीं आवे। इनको ध्यान से पढ़ लोगे तो आगे अपन को प्रश्नावली सरल लगेगी। ठीक है, डालो इसको।